गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज? क्लास 10th का एक नया चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जैसे कि अगर हम बात करें कि साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, वैसे तो आगे जाके और भी बहुत सारी ब्रांचेज आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन केमिस्ट्री की मोस्ट प्रोबेबली 3 ब्रांच होती हैं। दैट इज फिजिक्स, साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वन मोर बायोलॉजी। ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया होता है 2 पार्ट्स में, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपन यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एंड वन मोर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं और इसको अकार्बनिक रसायन बोला जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम केवल और केवल स्टडी करते हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ठीक है, केवल किसकी स्टडी की जाती है? कार्बन की स्टडी की जाती है। कार्बन की स्टडी की जाती है, उसके साथ साथ उसके जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसकी भी स्टडी की जाती है। बताऊंगा अभी उसके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। बस अभी ये ध्यान रखो कि कार्बनिक रसायन वो रसायन होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन की स्टडी की जाती है, कार्बन के बारे में ही जाना जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन को छोड़कर जितने भी अदर एलिमेंट होते हैं, आपको पता होगा 118 एलिमेंट होते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो कार्बन को छोड़कर जितने भी अदर एलिमेंट होंगे आप उनकी जब स्टडी कर रहे हो तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दोबारा अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें केवल और केवल किसकी स्टडी की जाती है? कार्बन के बारे में स्टडी की जाती है और उसके कंपाउंड्स के बारे में या उसकी यौगिक के बारे में स्टडी की जाती है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड होते हैं या कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के बारे में आप क्या करते हो? स्टडी करते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम जो है ना बेटा वो क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का जो नेम है वो क्या है बच्चा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन बेटा आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, कार्बन जो है वो आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है बेटा? जिसमें टोटल 118 एलिमेंट गिवन होते हैं आपको, है ना। आप लोगों को 9th में पढ़ाया भी गया होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम होता है, बोरॉन होता है, बेरिलियम होता है। ठीक है, ऐसे ही एक कार्बनिक एलिमेंट होता है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से नंबर पे आता है? 6th पोजीशन पे आता है। पीरियोडिक टेबल की कौन सी पोजीशन पे आता है? ये 6th पोजीशन पे आता है, बोले तो 6ठे नंबर पे आता है। तो कार्बन की बात हो चुकी है यहाँ पे। कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन पीरियोडिक टेबल एट 6th पोजीशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है या कार्बन एक ऐसा तत्व है जो आवर्त सारणी के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर 6ठे नंबर की पोजीशन पे आता है। एंड इट्स कंपाउंड से क्या मतलब है भाई? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या वो सारे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बन के कंपाउंड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्बन प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, मैंने CH3 की बात की, मैंने C2H5 की बात की, तो ये सारे वो वाले कंपाउंड हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको बोला जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले आप लोगों को, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो सबसे पहले चैप्टर का ज्ञान होना जरूरी है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, किस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। तो बेटा जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होते हैं उनमें सबसे पहले बात आती है किसकी? कार्बन की।
कार्बन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर या आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर की पोजीशन पे लाई करता है, छठे नंबर पे आता है। ठीक है, उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सारे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं उसको हम बोला जाता है, उनको हम कार्बन के यौगिक बोलते हैं। ठीक है, या उसके कंपाउंड बोलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो देखो बेटा, कार्बन की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अपन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें बेटा कार्बन की, तो जो कार्बन होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में बोला जाएगा कार्बन की विशेषताएं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन होती हैं बेटा, उनमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा, छठे नंबर की पोजीशन पे आता है। और उस वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वो क्या होगा बेटा, 2,4। ये हम नॉर्मली बोलते हैं कि 10th क्लास में 2,4 बोला जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। ये होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ऑब्बो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, और उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो कार्बन जो है वो सिंगल, कार्बन कैन बी फॉर्म्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है बेटा वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों का फॉर्मेशन इजीली कर सकता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज कार्बन जो होते हैं हैज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना बेटा, कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, संयोजकता। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी 4 होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबका फॉर्मेशन कर सकता है। फोर्थ, कार्बन फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मोस्ट प्रोबेबली की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड को हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में क्या बोला, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है बेटा वो 6 होता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो वो क्या होती है बेटा, 2,4 होती है। अगर आप आगे वाली क्लासों में जाओगे, 11th 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो प्रिंसिपल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2 आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देन सेकंड क्या है, कार्बन कैन बी फॉर्म्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है वो सिंगल बंध, बोले तो एकल बंध, द्विबंध एंड त्रिबंध तीनों बना सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है, बोले तो टेट्रावैलेंट होता है ये। कार्बन फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बताऊंगा, अभी केवल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे बता रहा हूँ। देन आ जाता है फिफ्थ, कार्बन has a unique property, has a unique property which is called catenation। कार्बन के पास में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, श्रृंखलन।
हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, श्रृंखलन। तो कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता होती है जिसको कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब एक्चुअल में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो बहुत सारे कार्बन के साथ में अटैच होके बहुत लंबी श्रृंखला या एक क्लोज स्ट्रक्चर, मतलब एक चक्रीय स्ट्रक्चर बना सकता है, चक्रीय संरचना बना सकता है, एक बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो सल्फर आता है, लेकिन कार्बन के अंदर इतनी अच्छी विशेषता होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की कि वो अपने साथ में मिलके कार्बन के साथ में मिलके एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, और बहुत लंबी चेन बनाने के कारण उसके बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं, बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, और उसी वजह से यहाँ से एक नई केमिस्ट्री का इजाद हुआ, यहाँ से एक नई केमिस्ट्री निकल के आई, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री निकल के आई, जिस केमिस्ट्री को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम। कैटेनेशन या श्रृंखलन कार्बन एटम की वो प्रॉपर्टी है या वो विशेषता है जिसके कारण कार्बन जो है वो बहुत लंबी श्रृंखला क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। बोले यहाँ तक चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है, जो मेरे को याद आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। एटॉमिक नंबर जो कार्बन का वो होता है वो 6 होता है। कार्बन जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन के अंदर टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, बोले तो इसका जो संयोजकता जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको श्रृंखलन का गुण कहा जाता है, और श्रृंखलन के गुण के अकॉर्डिंग कार्बन जो है एक बहुत ही लंबी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। अगर हम बात करें इसकी 6th प्रॉपर्टी की, तो इसकी जो 6th प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, बोले तो बंध कोण जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो कैसा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल बोले तो आपकी चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी होती है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है बेटा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है, बोले तो आपकी चतुष्फलकीय होती है इसकी ज्योमेट्री। तो कार्बन की आपने ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, कार्बन की वैलेंसी जो होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है बेटा, 6 होती है। और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या होते हैं बेटा, 1s2 2s2 2p2 होता है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड श्रृंखलन का गुण पाया जाता है या कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बना सकता है। देन हमने बताया था कि इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं उनके बीच में जो अगर बॉन्ड एंगल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मान लो सपोज दैट हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे ऑल्सो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके बॉन्ड एंगल जो होते हैं उनके बीच में जो एंगल पाया जाता है वो कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है या ज्यामिति होती है वो कैसी होती है बेटा, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री इसकी होती है। अब बात आती है बेटा, अपन ने इसके अंदर एक बॉन्ड पढ़ा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले अपन बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं कि जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, जो बॉन्ड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? एक तो होता है बच्चा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध, ठीक है। अगर हम दूसरे बॉन्ड की बात करें तो दूसरा जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और अगर हम एक और की बात करें ना बेटा तो वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, इसको अपन हायर क्लासेज में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को आरबीएससी में तो वैसे 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, सीबीएसई में 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे इन दोनों बॉन्ड के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना, ढंग से समझना। उससे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यूटी में आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे जैसे हाइड्रोजन आता है
दूसरे नंबर पे हीलियम आता है, देन बेरिलियम आता है, देन बोरॉन आता है, देन कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट से लेकर 20 तक अच्छी तरीके से ये याद होने चाहिए कंटिन्यूटी के अंदर। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। तो देखो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में बेटा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है। किस किस के बीच में बनता है बेटा, धातु और अधातु के बीच में बनता है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा जब आपके पास में किसी एक एटम के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और दूसरे एटम के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो आपका क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो थ्योरी की बजाय मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एज एन एग्जांपल सपोज दैट मैंने यहाँ पे NaCl की बात की। किसकी की बात की बेटा, मैंने NaCl की बात की। अगर मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो ये बना कैसे है एक्चुअली में, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, Na और Cl के बीच में जो बंध बन रहा है वो कौन सा है, आयोनिक है या कोवेलेंट बॉन्ड है। चलो देखते हैं अपन। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ बेटा, तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम जो होता है, सोडियम के पास में का एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए बच्चा, 2, देन कितने आने चाहिए, 8, देन कितने आने चाहिए, 1, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे किया, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, बोले तो अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम या ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, अष्टक का नियम बेटा ये बोलता है कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, आउटर मोस्ट कक्ष या कोश के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, ठीक है। एक्सेप्ट योर फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब पहले ऑर्बिट को या पहली शेल को छोड़कर आपकी बाकी की जो ऑर्बिट होंगी उनके अंदर ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। पहले ऑक्टेट रूल समझ लो। अष्टक का नियम क्या होता है, अष्टक का नियम ये बोलता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट should contain 8 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अगर हम हिंदी में बात करें तो बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष या कोश भी बोला जाता है बेटा इसको, कक्ष या कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यह ऑक्टेट का नियम बोलता है। पहली ऑर्बिट को छोड़कर, पहली वाली में डुप्लेट रूल फॉलो होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने सोडियम को देखा तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 11 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलता हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 होने की वजह से 11 ही इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और 11 ही इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ सब लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा आयोनिक बॉन्ड की, तो आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल से बनता है, बोले तो धातु और अधातु से बनता है। जो सोडियम है इट इज योर मेटल और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, बोले तो अधातु है। फिर मैंने ये बोला कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है वो मैं बताता हूँ कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब किसी के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या किसी के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो क्या करेंगे अपन, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। केवल आज अपन आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11 होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर 11 आपका एटॉमिक नंबर है तो आपके पास में प्रोटॉन भी 11 होंगे और बेटा इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने होंगे, 11 ही होंगे, ठीक है। मतलब 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर बात आती है कि इसको फिलिंग कैसे किया जाए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाए। तो वो होता है किसके अकॉर्डिंग बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग।
ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल यह बोलता है कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कम से कम वो कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। अगर आपके पास में बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो आपको उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो उसको निकाल के करो या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल के करो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी बेटा, सोडियम की, तो सोडियम के अंदर पहली वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, देन थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट बोले तो सबसे बाहरी वाली जो ऑर्बिट होगी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करता हूं बेटा मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। 17 परमाणु क्रमांक होने की वजह से इसके अंदर 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, ये तुम लोगों को पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। देन उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। देन उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब बात आती है कि यार सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्यों? वैसे आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी भी है, ठीक है, लेकिन यार ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ना यार, यहाँ पे भाई इन 11 प्रोटॉन ने इन 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? बॉन्ड बोले तो बांध के रख रखा है, ठीक है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। अगर आपने इस 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, 1 यहां दे दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाएगा? रिपल्शन होने लग जाएगा, बोले तो प्रतिकर्षण होने लग जाएगा। मतलब ये एक दूसरे, आप डालोगे 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, अब इस जो आपके पास में जो आपने 3 इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर डाला, वैसे तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको डालने हैं, अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला तो एक्चुअल में होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। अब तुम बोलोगे सर अंदर से इसमें कोई बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? अरेंज कर रखा है। ये 12वां इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इसके साथ में कौन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा? कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उस वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, आप 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जो इम्पॉसिबल है, आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है बेटा? इससे अच्छा यह है कि अगर इसमें से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, किसमें से? इस सोडियम में से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास क्या बना बेटा? मेरे पास में ये सोडियम आया, अगर मैं इसकी बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो मैं यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं। जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो क्या होगा बेटा? Na क्या बन जाएगा आपका? 2,8 बन जाएगा, ठीक है। 2,8 बनने का मतलब है अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो कितने रह गए हैं? 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है ना, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी निकलते नहीं है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन तो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन कभी भी निकलते नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर की तरफ निकाला, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर की तरफ निकाला तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 11, अब कितने रह गए? 10। प्रोटॉन पहले कितने थे? 11, अभी भी कितने? 11 ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इन दोनों में अब किसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा भाई इन दोनों में प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। अगर यहाँ पे प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वो शो तो होगा ना, तो Na के ऊपर क्या आ जाता है? +1। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को क्या कर दिया? नलिफाई कर दिया। 1 प्रोटॉन बचा तो यहाँ पे क्या आ गया? Na+1 आ गया। और ये जो +1 है ना, यही इसकी किसको शो करता है बेटा? वैलेंसी को शो करता है। बोलो चीज है नहीं आई समझ में? देखो दोबारा समझो, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की किसकी? सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट नियम के अकॉर्डिंग इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। जब 8 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, क्योंकि फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसकी ये वाली बन जाएगी। जब ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 11 प्रोटॉन रह जाएंगे। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कौन है? यहाँ पे ज्यादा आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से Na के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? +1 चार्ज आ जाएगा, जो उसकी क्या बोली जाएगी? वैलेंसी बोली जाएगी। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है।
तो यार इसके पास में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने की बजाय इसमें क्या कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि 7 रिलीज नहीं होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो हम नहीं दे पाएंगे, प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इसको। तो क्या होगा, जैसे मैं इस एक को 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। जब 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा हो चुकी है बेटा, क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है आपकी इलेक्ट्रॉन की। तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1, किसकी, क्लोरीन की। और Na के ऊपर क्या आया बेटा, +1 आया, क्लोरीन के ऊपर क्या आया, माइनस आया। तो आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये 11th क्लास के अंदर, Na यहाँ पे तो अपन क्या लिख देते हैं, एलिमेंट का जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे उनकी वैलेंसी लिख दी जाती है, ठीक है। साइन जो है वो मैटर नहीं करते, आप साइन के साथ में रखो मत रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और उसके बाद में ये क्या बन जाता है, NaCl, ठीक है। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आपका आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या फिर ये कह लो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाला, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया बेटा, क्लोरीन के पास में। जो इलेक्ट्रॉन यहां से इसने रिमूव किया, ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Na मिलकर बनाएगा Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दोगे तो ये वापस Na, ये न्यूट्रल एटम है और ये कैटायन है, ये न्यूट्रल एटम है और ये क्या है, कैटायन है। ऐसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्लोरीन को लिख सकता हूं Cl-1 प्लस Cl-1 प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है Cl-1 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वापस से क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या बना देंगे बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, NaCl आपस में मिलके ये, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, आपका आयोनिक बॉन्ड। इस तरीके से आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बंद कर दिया गया है ना, आपको छोटा सा एक होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आपको किस किस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, HCl के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है आप लोगों को, ठीक है। देन आपको NaNO2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, करवाने की कोशिश करना है इसको। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन नहीं है बेटा, कार्बन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन के साथ में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो HCl हो गया, NaNO2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। NaNO2 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को प्रॉब्लम आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन ले लो, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इन तीनों का क्या करना है, आपको आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बताना है, अगर आता है तो, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो, इस बार आपके एग्जाम कंफर्म हो, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।